दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। यानी इस वीडियो में हम लोग मैथ का ऐसे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस पर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आज सभी वाले स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अगर आप अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन आप सभी को मालूम नहीं होगा तो ऐसे सवाल को आप हल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो वैसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक से भाग लगती हो, वैसी सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 5 को देख लीजिए, 5 में केवल 5 से भाग लगेगा, अन्यथा 1 से लगेगा। इसके अलावा कोई अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा तो 5 अभाज्य संख्या हो जाएगा। 8 को देख लीजिए, 8 में 8 से भाग लगता है, 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, अतः ये भाज्य संख्या है। तो उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया 29, ऑप्शन बी में दिया गया 25, ऑप्शन सी में दिया गया है 16, ऑप्शन डी में दिया गया है 15। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 है। तो इसको आप बना लीजिएगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे देख लीजिए a1 का मान कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे, a2 का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 मानेंगे। उसके बाद में b1 का मान देख लीजिए, b1 तो हम लोग नहीं याद करेंगे, यहाँ पे c1/c2 हम लोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बराबर नहीं आएगा तो समझेंगे हम लोग कि ये विरोधी नहीं बल्कि अविरोधी युग्म है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप, अविरोधी युग्म। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 3 में कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद यानी आपसे ए का मान पूछा गया है। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन का आंसर बनाना। आपको क्या करना होगा कि दिया गया है कि सी ए बी का छठा और 12वां पद, तो छठा पद को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए प्लस 6 में से कम कर लेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसके साथ हम लोग डी लगा देंगे, कितना है तो 13 है, तो आप सभी यहाँ पे 13 लिख सकते हैं। उसके बाद में बताया गया है 12वां पद, तो 12वां पद को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 12 में से कम कर देंगे तो 11 बचेगा, इसके साथ डी लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे कितना है, ये 13वां पद यहाँ पे 12वां पद कितना है, 25 है, तो आप यहाँ पे 25 लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्लस को माइनस में चेंज करेंगे, प्लस को माइनस, तो यहाँ पे देख लीजिए ए से ए कट जाएगा। उसके बाद में आज सभी 5 में से 11 को आप सभी को घटाना होगा, तो 5 में से 11 को घटा लीजिएगा तो कितना बचता है, तो ये 5 में से 11 को घटा लीजिए तो ये 11, ये बचेगा 6, ठीक है, तो ये बचेगा 6d। और यहाँ पे देख लीजिए 13 में से 25 को माइनस करना होगा। आप सभी को बता दें कि 5 में से 11 को घटाएंगे तो ये माइनस में बचेगा, चूँकि कम संख्या में ज़्यादा संख्या को घटाते हैं तो हम लोग माइनस में लिखते हैं। उसी प्रकार से 13 में से अगर आप सभी 25 घटाइएगा तो -12 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 6 दूनी 12 कट जाएगा। यानी आज सभी को जो डी के मान की प्राप्ति होगा ना वो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से डी का मान की प्राप्ति हमें हो गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे सार्वंतर नहीं बल्कि पहला पद ए का मान पूछा था ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारा था a + 5d = 13 था, यही ना था, a + 5d = 13। तो ए का तो मान है नहीं, चूँकि ए का हम तो मान निकलना है तो ए को ए लिख देंगे, 5 × डी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। अब बराबर 13 को हम लोग बराबर 13 लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि ए को ए लिखेंगे और प्लस का प्लस लिखेंगे, 5 में 2 से गुणा कर लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, बराबर में कितना है, 13 है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a = 13 और प्लस 10 है तो इधर हो जाएगा -10। और आज सभी को बता दें कि 13 में से अगर आप सभी 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना वो 3 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं।
तो अगर आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी में 3 मौजूद है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि आप चाहते हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन के पीडीएफ के साथ साथ कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है, उसके साथ साथ एक वेबसाइट का भी लिंक दिया गया होगा। उस वेबसाइट पे आप जाके कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों, एक बात आप सभी को बता दें कि परिमेय संख्या है या नहीं है, ऐसा सवाल तो मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आपकी मैट्रिक एग्जाम में 100% गारंटी है कि 1 नंबर का ऐसा सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर भाई परिमेय संख्या कहते किसे हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान 0 के बराबर नहीं हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं और क्यू का मान है वो 0 के बराबर होती है ना, तो वैसी सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे पहला ऑप्शन को देख लीजिए, हमसे बोला है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो 64 के वर्गमूल 8 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो इसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं और क्यू का मान 0 के मान के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है ये परिमेय संख्या है। हमसे बोला गया कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन ए अपरिमेय नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान क्या होगा। कई बार मैट्रिक एग्जाम में कोटि का मान पूछा जाता है, कई बार मैट्रिक एग्जाम में भुज का मान पूछा जाता है। आसान भाषा में समझ लीजिए कि x को हम लोग भुज कहते हैं और y को हम लोग क्या कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। और पहले होता है x का मान, बाद में होता है y का मान। तो जब आप y को समझ लिए कोटि, तो आपसे बोला गया है कोटि का मान, तो y वाला मान इसमें कितना है, -4 है ना, तो कितना हो जाएगा कोटि का मान, -4 हो जाएगा। अगर इसी सवाल में भुज का मान पूछा जाता तो क्वेश्चन का सही जवाब 3 हो जाता और कोटि पूछा गया तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, -4 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 6 में कि यदि बहुपद f(x) में दिया गया है, px में दिया गया है x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। आज सभी को बता दें अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसका एक फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर वो होता है c बटा a। तो आपको c के मान की आवश्यकता है और a की मान की आवश्यकता है। तो c का मान यहाँ से आप देखेंगे -6 दिया गया है, तो आप यहाँ पे -6 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए a का मान। तो अगर आप इस समीकरण में देखेंगे ना, तो आपको a का मान केवल खाली दिखाई देगा, x² दिया गया है। तो x² का गुणांक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे a का मान आप कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो अगर आप -6 में 1 से भाग लगाते भी है तो कितना होगा, -6 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना वो -6 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में मौजूद है -6, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, निम्नलिखित में से cos थीटा बराबर क्या होता है। देखिए ऐसे फार्मूला को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आपसे फार्मूला पूछ लिया है। तो देखिए आप सभी को तो मालूम होगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos² थीटा बराबर अगर 1 लिखते हैं तो sin² थीटा इधर प्लस में है, बराबर जाकर ये -sin² थीटा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में cos पर से अगर आप स्क्वायर हटा दीजिएगा, केवल cos लिखिएगा, तो यहाँ पे कितना था, 1 - sin² थीटा था। तो इस पर से अगर आप इसको यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो जाहिर सी बात है इस पर रूट चढ़ेगा। तो आपसे बोला गया है कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, √1 - sin² थीटा होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। 1 - sin² थीटा का √अंडर दिया गया है नहीं, तो अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो 1 - sin² थीटा दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल तो काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया 3, 5, 4, 3, 2, 3, A, 3 का बहुलक क्या होगा। आज सभी को मालूम होगा कि बहुलक आखिर कहते किसको है, तो अधिकतम बराबरता का जो मान होता है ना उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। आसान भाषा में समझ लीजिए कि आपको कुछ इस प्रकार से आंकड़ा दिया गया होगा जिसमें आप सभी से पूछा गया होगा इस दिए गए आंकड़े में बहुलक क्या होगा।
तो कोई ऐसा संख्या होगा जो बार बार इसमें रिपीट किया गया होगा, तो समझ लीजिए कि बहुलक वही होगा। अगर इसमें ध्यानपूर्वक देखें तो 3 एक ऐसा संख्या है जो बार बार इसमें रिपीट किया जा रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब 3 होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में यहाँ पे डी में मौजूद है 3, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 9 को। क्वेश्चन 9 में दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। दो समरूप त्रिभुज है जिनकी दो संगत भुजाएं जो है वो 3:5 के अनुपात में ही, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आज सभी को बता दें कि जब भी त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाता है। तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो समझ लीजिए कि आपको ए स्क्वायर करना होगा। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 25 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा, 9:25 आ जाएगा, जो कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एक चीज़ आप सभी को बता दें कि अगर यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाता और भुजा का अनुपात पूछ लिया जाता तो आपको क्या करना पड़ता, उसमें रूट लगा देना पड़ता। ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 10 में। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। अगर n बोला जाता तो 2n लिखते आप, अगर m बोला गया है तो 2m लिखिएगा। कितना सिंपल है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगती है वैसी सभी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे m+2 को देख लीजिए। m+2 अगर m की जगह पर 1 ही रखते हैं हम तो 1 और 2 3 हो जाता, 3 में तो 2 से भाग लगती नहीं है, तो ये सम कभी नहीं होता। उसी प्रकार से 2m+1 है तो m की जगह पे हम कुछ ही मान रख के 1 जोड़ते हैं तो ये सम तो नहीं होता। यहाँ पे 2m को देख लीजिए, 2m जो संख्या है वो सम संख्या का एक रूप है दोस्तों। अगला सवाल है क्वेश्चन 12 में कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना काफ़ी सिंपल होता है। इसके लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, वो फार्मूला होता है √x² प्लस होता है y²। तो यहाँ पे x का मान देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया 2,3 नहीं ना क्वेश्चन दिया गया है, तो a का मान 2 हो जाएगा, तो आप 2 का स्क्वायर लिख लीजिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद में y का मान आपको जरूरत पड़ेगा, y का मान यहाँ पे 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए तो 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 9 में 4 को ऐड कर लेंगे। आज सभी स्टूडेंट को मालूम होगा कि 9 में 4 को ऐड हम लोग करते हैं तो 9 4 13 होता है, और 13 का कोई तो वर्गमूल होता नहीं है। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो √13 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में √13 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 13 में कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC एवं AD/DB बराबर 3/5 है और AE बराबर 4.8 सेमी दिया गया है, तो EC का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको थेस प्रमेय का न्यूमेरिकल से लिया गया है। तो थेस प्रमेय में क्या होता है कि वो फॉर्मूला एक है AD/DB बराबर में होता है AE/EC। ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। आप क्या करेंगे कि AD/DB का मान तो यहाँ पे 3/5 दिया गया है तो आप 3/5 लिखेंगे। AE का मान देख लीजिए 4.8 दिया गया है तो आप 4.8 लिखेंगे। EC का तो मान है नहीं तो आप EC को सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्रॉस गुना करना होगा। EC में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 EC हो जाएगा, और यहाँ पे 4.8 में अगर आप सभी 5 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, 4.8 गुने 5। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि लिखना होगा EC बराबर कितना है, 4.8 गुने 5 है तो आप लिखेंगे 4.8 गुने 5 लिखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए 3 गुना में था तो यहाँ पे भागा में आ जाएगा। ठीक है तो 3 यहाँ पे गुना में था तो भागा में आ जाएगा। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा कि इसे कटा दीजिएगा और 5 से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाता है ऑप्शन सी आ जाता है 8 सेमी। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 14 में। क्वेश्चन 14 भी आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जब भी दो चर के दो रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है ना तो आलेख हमेशा दो समपाती रेखा होता है। ठीक है, अतः क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 15 में कि cot × 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ये भी आपका त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से लिया गया है कि cot × 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है, और tan × 90 माइनस थीटा रहता था क्या लिखते हैं आप, cot थीटा लिखते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में कि बिंदु 4,3 किस पाद में स्थित है। आप सभी को बता दें कि कोई भी बिंदु अगर दोनों प्लस में दिया गया होगा तो समझ लीजिए कि वो प्रथम पाद में स्थित है। कोई भी बिंदु पहले माइनस दिया गया है बाद में प्लस है तो समझ लीजिए कि वो द्वितीय पाद में स्थित है। कोई भी बिंदु है जो दोनों माइनस में है तो समझ लीजिए कि तृतीय पाद में स्थित है। और कोई बिंदु पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो समझ लीजिए कि वो चतुर्थ पाद में स्थित है। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 16 को ही देख लीजिए। 4,3 दिया गया है तो अगर आप 4 को देखें तो ये प्लस में दिया गया है, 3 भी प्लस में दिया गया है। तो जब दोनों प्लस में दिया गया है तो क्या हम बताए हैं आप सभी को, प्रथम पाद बताए ना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप, प्रथम पाद। उसके बाद में अगला सवाल भी नियामक ज्यामिति से लिया गया। हर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। दोस्तों मध्य बिंदु का नियामक x बराबर एक फार्मूला आता है x1 + x2/2। उसी प्रकार से y बराबर में भी आता है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बनता है y1 + y2/2। तो यहाँ पे देख लीजिए x1 का मान आपको 2 मिलेगा और x2 का मान 4 मिलेगा। तो आप लिखेंगे -2 और प्लस y2 का मान x2 का मान कितना है 4 है और बटा में 2 लिख सकते हैं। तो -2 और +4 मिलकर कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2/2 कटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा। तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आपको y1 की मान की जरूरत है। y1 का मान देख लीजिए 3 है तो आप 3 लिखिएगा। उसके बाद में y2 का मान कितना है 1 है तो आप 1 लिखिएगा, बटा 2 है। 3 में 1 को जोड़ लीजिए 4 हो जाएगा, 4 में 2 से भाग लगा दीजिए तो 2 हो जाएगा। यानी इसमें आपका आंसर आ गया है 1 और इसमें आ गया है 2। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1,2 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से दिखा देते हैं। तो ऑप्शन ए में मौजूद है 1,2, अतः क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए मैथ इन मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को जो सबसे पहला एप्लीकेशन देखने को मिलेगा उसे इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपकी जो मैट्रिक की तैयारी है वो और भी मजबूत हो सके। तो हे दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीडियो क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।